गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 18 पिपलांत्री एक आदर्श गांव। यह जो पाठ है पिपलांत्री एक आदर्श गांव, इस पाठ के लेखक हैं ज्योति प्रसाद बुरागोहाई। इस पाठ के लेखक हैं ज्योति प्रसाद बुरागोहाई। हालांकि यह जो लेखक है ज्योति प्रसाद बुरागोहाई, यह हमारे असम के ही निवासी हैं। तो यह पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। कहा जाता है कि ज्योति प्रसाद बुरागोहाई का जन्म धेमाजी जिले के विषय माछखोवा तहसील के बरबाम गोहाई गांव में हुआ। इनका जन्म यानी ज्योति प्रसाद बुरागोहाई का जन्म इनके सन और दिनांक नहीं दिया गया है। हालांकि कह रहे हैं कि ज्योति प्रसाद बुरागोहाई का जन्म धेमाजी जिले यानी हमारे गुवाहाटी में धेमाजी जिले के विषय माछखोवा तहसील के बरबाम गोहाई गांव में हुआ था। उन्होंने धेमाजी महाविद्यालय से समाजशास्त्र विभाग में एमए की डिग्री हासिल की है। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कह रहे हैं कि वे धेमाजी के महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जो है, इसमें से समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से उन्होंने एमए का डिग्री हासिल किया है। अब एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स। जैसे कि बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स, वैसे ही मास्टर डिग्री जो कि उन्होंने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से यानी समाजशास्त्र विभाग से उन्होंने जो एमए का डिग्री हासिल किया है वह है मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स। तो बच्चों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो एमए है यानी मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स, उसको हिंदी में कभी कभी हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बीए या फिर एमए को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो बीए जो है बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स, उसको कहते हैं स्नातक। बीए डिग्री को हिंदी में कहा जाता है स्नातक, और एमए का जो डिग्री होता है उसे हिंदी में कहा जाता है स्नातकोत्तर, है ना, यानी स्नातक से ऊपर, स्नातकोत्तर। इन्होंने समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से उन्होंने एमए का डिग्री हासिल किया। धेमाजी के मणितल महाविद्यालय में ठेके के आधार पर 2 वर्षों तक अध्यापन करने के पश्चात वर्तमान वे असम के प्रख्यात असमिया दैनिक समाचार पत्र अमर असम के वरिष्ठ उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। कह रहे हैं कि इनका एमए का डिग्री हासिल करने के बाद वे मणितल महाविद्यालय में उन्होंने ठेके के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्होंने 2 साल वहाँ पर अध्यापन करवाया। उनके बाद वर्तमान में यानी उसके पश्चात वर्तमान में वे क्या है कि प्रख्यात असमिया दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम है यानी एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अमर असम, वे समाचार पत्र के वे वरिष्ठ उपसंपादक के रूप में कार्यरत यानी अभी वे कार्य कर रहे हैं। समाचार पत्र में इनके कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कह रहे हैं कि यह समाचार पत्र में उनके यानी जो यह अमर असम जो समाचार पत्र है न्यूज़पेपर, उसमें उनका कई तरह के लेख यानी जो उन्होंने लिखा है वह उस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हो चुका है। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 18 पिपलांत्री एक आदर्श गांव। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह पिपलांत्री एक आदर्श गांव जो है यह एक निबंध है ना, जो कि रिपोर्ट शैली में लिखा गया यानी जो शैली होता है विधा वे रिपोर्ट शैली में लिखा गया एक प्रेरणास्पद निबंध है जिसका नाम है पिपलांत्री एक आदर्श गांव। अब यह पिपलांत्री एक आदर्श गांव जो कि एक रियल कहानी यानी निबंध है जो राजस्थान के एक गांव के बारे में जिक्र किया गया है, यानी ज्योति प्रसाद बुरागोहाई जी ने हमारे समक्ष यह पाठ रखा है। तो कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा है। कह रहे हैं कि यह पिपलांत्री जो एक गांव है वे कौन सी जगह पर सिचुएटेड है यानी कहाँ पर स्थित है। तो यह राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। तो जयपुर से लगभग यानी जयपुर राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ से
350 किलोमीटर की दूरी पर यह पिपलांत्री जो गांव है वह बसा हुआ है। सवाल भी आ सकता है कि राजस्थान की राजधानी से कितनी दूरी, यानी जयपुर से कितनी दूरी पर पिपलांत्री गांव स्थित है, तो हम क्या लिखेंगे 350 किलोमीटर। उसका नाम है पिपलांत्री। उस गांव का नाम क्या है? पिपलांत्री। पिपलांत्री का नाम आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। यानी कि यह जो एक आदर्श गांव के रूप में जो पहचाना जाता है, जाना जाता है, जो जिसका नाम है पिपलांत्री, वे गांव इस पूरे भारत में, बल्कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, यानी होल वर्ल्ड में इस गांव का नाम चर्चित है। अब क्यों विख्यात है, क्यों चर्चित है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। भारतीय होने के नाते हमें इस गांव पर नाज है। नाज का अर्थ होता है गर्व। यानी एक भारतीय, यानी हम सब जो भारतीय हैं, तो इस गांव के ऊपर, यानी इस गांव के बारे में, हालांकि पूरे विश्व में किसी शहर के बारे में भी लोग नहीं जानते, लेकिन एक गांव जो कि बहुत पिछड़ा बस्ती या गांव जिसे कहते हैं, उस गांव के बारे में जो विश्व में पूरे जगहों पर चर्चित हैं, विख्यात हैं, तो हालांकि हमें गर्व होना ही चाहिए। तो हमें इस गांव पर नाज है, गर्व है कि वे गांव हमारे भारत के किसी राज्य के गांव के नाम में जाना जाता है। आखिर यह गांव विश्व विख्यात क्यों है? अब हम सब के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या था, क्या है जिसके कारण यह गांव पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह विख्यात है। तो चलो आगे जानते हैं कि यह गांव किस लिए विख्यात माना जाता है पूरे विश्व में। इसके बारे में जानकर लोग अपने अपने गांव को पिपलांत्री की तरह ही एक आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगे। कहने कि जब हम आप सब जब इस गांव के बारे में अभी जानेंगे पढ़ते हुए, तो हमें भी इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने गांव, अपने नगर, अपने शहर, अपने माहौल को उसी गांव की तरह बना सके, प्रयास कर सके। राजसमंद नामक जिलांतर्गत तथा राजपूतों के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जन्म स्थान उदयपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिपलांत्री गांव ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो बच्चों, यहाँ पर और एक सवाल आता है कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सी है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कह रहे हैं कि राजसमंद नामक जिला अंतर्गत तथा राजपूतों के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जन्म स्थान यानी उदयपुर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर, है ना। तो उदयपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह पिपलांत्री जो गांव है वे स्थित हैं, जो हमारी ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता है। गांव को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति एवं परिकल्पना ही काफ़ी है। कह रहे हैं कि इस गांव को देखने के बाद, यानी जो पिपलांत्री जो एक गांव है, राजस्थान की एक गांव है, उस गांव को देखने के बाद हमारे मन में भी यह इच्छा या आकांक्षा या कामना जाग उठता है कि हम भी अपने गांव को, अपने शहर को, अपने नगर को उसी गांव की तरह बना सके। पर वे संभव कब हो सकता है? जब हमारी इच्छा शक्ति, यानी हमारे मन में विश्वास और इच्छा शक्ति होगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। धैर्य, एकाग्रता, साहस एवं नियमबद्ध तरीकों से किया गया कठिन और असंभव काम भी आसानी से संपन्न हो जाता है। जैसे कि बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य आसानी से हमें सफलता नहीं प्राप्त होती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। एक निष्ठ भाव से हमें उस पर बल देना पड़ता है। हमें उसके ऊपर धैर्य, एकाग्रता और साहस के साथ नियमबद्ध होकर या डिसिप्लिन के हिसाब तरीकों से हम अपनी कोई भी कार्य पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी पिपलांत्री गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हम यानी मैं चाहता हूं, या ज्योति प्रसाद बुरागोहाई जो लेखक है वे चाहते हैं कि इस निबंध के माध्यम से जो बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब
यानी हम तो वहाँ गए नहीं हैं, आप सब ने भी शायद राजस्थान गए होंगे पर पिपलांतरी आदर्श गांव में नहीं गए होंगे। तो इस पाठ के माध्यम से ज्योति प्रसाद बुरागोहाई जी कहना चाहते हैं कि हम इस पाठ के माध्यम से उस गांव के बारे में जान सकेंगे कि आखिर ऐसा क्या है उस गांव में जिस कारण पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में ही वे विख्यात है। तो बच्चे यह पढ़कर यह जाने, विद्यार्थी यानी छात्र, स्टूडेंट्स, वे जाने कि इस गांव में क्या क्या है, उसकी जानकारी हासिल प्राप्त करें, वहाँ के कार्यकलापों एवं महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। वहाँ के जो कार्यकलाप है यानी वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन, जो डिसिप्लिन है, उसको बच्चे सुने, उसको ध्यान से अपने दिमाग में उतारे और उसी प्रकार प्रेरणा ले। ऐसा करने से हम देश के सभी गांवों को समृद्धशाली बनाने की आशा कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा जो धैर्य, एकाग्रता, साहस, नियमबद्ध होकर जब हम कोई भी कार्य यानी इस गांव की तरह अगर हमारे गांव को बनाना चाहते हैं तो हमें समृद्धशाली यानी धन धान्य से भरा हुआ, है ना, यानी खुशहाल, यानी घर में सभी तरह के वस्तु का उपस्थित होना, यह हम आशा कर सकते हैं। वर्तमान समय में आदर्श गांव के रूप में परिवर्तन पिपलांतरी गांव एक समय प्रदूषण एवं कृषि कार्य हेतु आवश्यक पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। यानी यह जो पिपलांतरी जो एक गांव है, यह जो अभी पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो यह गांव कुछ साल, कुछ वर्ष पहले यह भी प्रदूषण के मारे या पानी की समस्या यहाँ पर दिखाई दिया था। लोग वहाँ पर जूझ रहे थे, यानी संघर्ष कर रहे थे। जो वहाँ के लोग प्रदूषण के कारण, पानी के कारण, बारिश के कारण लोग वहाँ पर जूझ रहे थे कि उनका दशा इतने दयनीय हो चुका था कि लोग करे तो क्या करे। इससे गांववासियों की दशा दयनीय हो गई थी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस कारण यानी प्रदूषण के कारण, पानी के कारण वहाँ के जो गांववासी थे, गांव वाले थे, उनका दशा एकदम दयनीय हो गया था। प्राकृतिक संपदाओं में धनी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। यानी प्राकृतिक संपदाओं यानी जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो भगवान ने वहाँ पर पहले से ही विद्यमान कर रखे हैं, जो वहाँ पर भरा पूरा है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी वहाँ के लोग जो है बड़ी कठिनाइयों का सामना करते आ रहे थे। अपना बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। संगमरमर पत्थर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पा चुके पिपलांतरी गांव में बड़े बड़े व्यापारियों ने बृहद पैमाने पर संगमरमर का खनन कार्य आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर एक पत्थर आता है जिसका नाम है संगमरमर, है ना। अब यह संगमरमर का अर्थ क्या होता है देखते हैं। यह जो संगमरमर पत्थर है, इसका अर्थ हम इस प्रकार समझेंगे कि संग ए मर मर, यहाँ पर तीन शब्द हैं, संग ए मरमर। अब संग किसे कहते हैं, यानी पत्थर। संग का मतलब है पत्थर, और ए यानी, और मरमर का मतलब हो गया मुलायम, यानी मुलायम पत्थर, है ना। संगमरमर का अर्थ होता है मुलायम पत्थर, यानी बहुत ही सूक्ष्म, यानी बहुत ही नरम तरह की पत्थर, जिससे क्या बनाए जाते हैं, मूर्ति, है ना, मूर्ति, स्टेचू वगैरह बनाया जाता है। तो हमने जाना कि संगमरमर का अर्थ होता है मुलायम पत्थर। तो कह रहे हैं कि संगमरमर पत्थर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पा चुके पिपलांतरी गांव में बड़े बड़े व्यापारियों ने बृहद पैमाने पर संगमरमर का पत्थर खनन कार्य आरंभ कर दिया। यानी जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, है ना, बिजनेसमैन, वे क्या करते थे, वे पिपलांतरी गांव से उस संगमरमर रूपी पत्थर को वे वहां से खनन करते थे, उसे निकालते थे।
क्योंकि वे उस पत्थर के माध्यम से वे बड़े बड़े स्टैचू, मूर्ति वगैरह बनाया करते थे। इसलिए क्योंकि गांव वाले तो उससे नासमझ थे, वे जानकारी नहीं रखते थे, इसलिए वहाँ के व्यापारी जो है वह पत्थर खनन कर करके अपने वहाँ ले जाया करते थे। इस खनन कार्य के फलस्वरूप जहाँ एक ओर पर्यावरण का विनाश होने लगा, तो दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं पर व्यापारियों ने अधिकार जमा लिया। यानी वहाँ के प्राकृतिक कैसे, पर्यावरण पर विनाश कैसे आया, क्योंकि जब पत्थर यानी वे बड़ा बड़ा टीला के रूप में था ना, तो उस टीला को जब खोदा गया, उसे खोना गया, तो उसके ऊपर जो बड़े बड़े वृक्ष थे, वे वृक्ष को पहले काटा गया, पेड़ पौधे जो थे उनको पहले काटा गया, काटकर उधर हटाया गया, तब जाकर उस पत्थर को काटा गया, खोदा गया, उसे निकाला गया, है ना। तो इस प्रकार जो वृक्ष, पेड़ पौधे वहाँ के काटे गए, उससे वहाँ की पर्यावरण विनाश होता गया। दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं यानी नेचुरल जो अमानत था, वे व्यापारियों के अधिकार जमा लिया। यानी वहाँ के जो संपदा थे यानी संपत्ति, उसे व्यापारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। संगमरमर प्राप्त करने के लिए दिन रात चल रहे खनन कार्यों के फलस्वरूप पिपलांतरी गांव का परिवेश दूषित होने लगा। यानी कि दिन रात, क्योंकि वहाँ पर अभी भी सरकार का नज़र वहाँ पर नहीं गया था, पहुँच नहीं पाया था, इसलिए जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वे जल्दी जल्दी में यानी जितना जल्दी हो सके उस पहाड़ को खोदकर वहाँ के पत्थर को निकाल ले, इसलिए वे रात दिन लेबर को लगाकर, कर्मचारियों को लगाकर उस पत्थर को निकाला जाने लगा, जिससे वहाँ की परिवेश दूषित होता रहा और दूषित होता रहा। शुद्ध वायु न मिलने से लोगों में हाहाकार मच गया। यानी पेड़ पौधे जब वहाँ के काटे गए तो वहाँ के वातावरण प्रदूषित हो गए, जिसका इफेक्ट वहाँ के जनसाधारण के ऊपर, उस गांव के रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ने लगा, जिससे लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। पेड़ पौधों की संख्या तेजी से घटने लगी। यानी जब वहाँ के पेड़ पौधे काटे जाने लगे तो वहाँ की पेड़ पौधों की संख्या पर बहुत स्पीड से, बहुत ही तेजी से वहाँ की पेड़ पौधों की संख्या घटने लगा, जिसके फलस्वरूप वहाँ के प्रदूषण, वहाँ की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह प्रदूषित होने लगा था। वर्षा की मात्रा में कमी आ गई। यानी हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा घनबसती यानी जहाँ पर वन जंगल होते हैं वहाँ पर बारिश का मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन खाली जगहों पर बारिश नहीं होती। इसका फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान, जैसे कि राजस्थान में वहाँ पर पेड़ पौधे ना होने के कारण वहाँ बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती है, और बारिश होते हुए भी वहाँ की जो जलवायु यानी वहाँ की जो मिट्टी है यानी जो रेत है वे उसे खींच लेते हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता, इसलिए वहाँ की वर्षा की मात्रा में कमी आ गई थी। नतीजा यह हुआ कि गांव में खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो गया। नतीजा यानी फलस्वरूप, यानी बारिश नहीं हुआ तो उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ की जो जनसाधारण, जो लोग, गांव वाले भोले भाले लोग जो रहते थे, उनके खेती करने के लिए वहाँ बारिश नहीं होती थी, पानी की समस्या दिखाई देने लगा, जिसके कारण लोग अपना खेती भी नहीं कर पा रहे थे, मुश्किल हो गया था पानी। नदी और जलाशय भी खनन कार्य में कुप्रभाव से अछूते नहीं रहे। क्या है कि नदी, जो वहाँ के नदी, छोटे छोटे नदियाँ थे, वे नदियों में भी पानी सूखने लगा था, इनका जल भी प्रदूषित होने लगा। यानी वहाँ नदी में जो थोड़ा बहुत पानी मिलता भी था, वे पानी भी विशुद्ध होते थे, यानी शुद्ध नहीं होते थे। असहाय होकर लोग उन्हीं नदियों और जलाशयों का प्रदूषित जल पीने लगे तथा अन्य कार्यों में भी उसी जल का उपयोग करने लगे। जब लोगों के घर में पानी यानी वर्षा के पानी न होने के कारण वे आखिरकार किसके सहारा हुए? वे नदियों के। पर नदियों के पानी दूषित थे, परंतु कोई रास्ता न होने के कारण वे नदियों के पानी से ही अपना सारा कार्य करने लगे, जैसे कि खेती करना, बर्तन धोना, पीने का पानी, नहाने के लिए, सब कुछ उसी नदियों के पानी से वे व्यवहार करने लगे, उपयोग यानी व्यवहार करने लगे। परिणाम स्वरूप लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार होने लगे। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं बच्चों कि
बीमारी यानी हमारे शरीर पर जो बीमारी, किसी प्रकार का बीमारी जब अटैक करता है तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है पानी। अगर पानी शुद्ध ना हो तो वे पानी हमारे पेट के अंदर जाकर हमें बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए जो वहाँ पिपलांतरी गांव के जो लोग थे वे नदियों के पानी जब पीना शुरू किया, अपने जीवन में व्यवहार करना शुरू किया, उसी पानी के कारण उनमें तरह तरह की बीमारी दिखाई पड़ने लगे, लोग बीमार होने लगे। दूसरी ओर वनस्पतियों के अभाव में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया था, यानी जो वहाँ का पानी का लेयर जो था, यानी मिट्टी के नीचे का जो पानी का लेयर होता है, वे लेयर धीरे धीरे नीचे चलता गया और लोगों को पानी मिलने में बहुत दुविधा, दिक्कतें आने लगी थी। उर्वर शक्ति यानी जिस जमीन में, यानी बंजर, जैसे उर्वर का ऑपोजिट हो गया बंजर, है ना। उर्वर यानी जहाँ पर साग सब्जी पेड़ पौधे तेजी मात्रा में होते हैं उसे कहते हैं उर्वर, और बंजर यानी जहाँ पर ये सारे चीज़ नहीं होते उसे कहते हैं बंजर जमीन। तो वहाँ की जो उर्वर शक्ति, यानी पहले हालांकि जो वहाँ के बड़े बड़े व्यवसायिक जो बिजनेसमैन थे उनके आने से पहले वहाँ का ज़मीन का जो गति था वे बहुत ही सुंदर था, लेकिन उनके आने के बाद जो वहाँ की वातावरण पर, वहाँ के पानी पर जो प्रभाव दिखाई दिया उसके कारण वहाँ के वनस्पतियों, वहाँ की उर्वर शक्ति जो था वे धीरे धीरे खत्म होने लगा, कम होती गई। पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं की संख्या घट गई, यानी वहाँ के जीव जंतु कुछ तो वहाँ मारे गए उसी प्रदूषित इलाके में, या फिर कुछ पशु पक्षी वहाँ से छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए, तो उनकी संख्या में भी घटती होती गई। गरीबी से निजात पाने के लिए परिवार ने नवयुवक काम धंधे की तलाश में जयपुर, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में जाने लगे, परंतु विनाश की खाई से विकास के सोपान पर कदम बढ़ाने वाला यह पिपलांतरी गांव आज संसार के लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? कह रहे हैं कि जब वहाँ के ज़मीनों की उर्वर शक्ति कम होती गई, जो वहाँ के ज़मीन बंजर होता गया, तो वहाँ के जो लोग थे, गांव वाले जो थे, वे काम धंधों की तलाश में, यानी वे काम अगर नहीं करेंगे, उनका उपार्जन नहीं होगा, तो वे अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों का कैसे भरण पोषण करेंगे। इसलिए वे अपने परिवार के, अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए वे अपना खेती घर सब छोड़कर वे दूसरे शहरों में जाने लगे। कौन से शहर में जाने लगे? अपने धंधे की तलाश में, काम या धंधे की तलाश में जयपुर, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और भी बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो जो मुख्य शहर है उनके बारे में कहा गया है कि वे सारे लोग इन शहरों में वे अपने काम धंधे के लिए, कमाने के लिए वे इस शहरों के अधीन हो गए। परंतु विनाश की खाई से विकास की सोपान पर कदम बढ़ाने वाला यह पिपलांतरी गांव जो है आज संसार के लोगों की नज़र में एक विख्यात गांव के रूप में पहचाना जाता है। यानी तब जब वहाँ के लोग वहाँ छोड़कर दूसरे शहरों में आश्रित होते थे, लेकिन आज वही गांव लोगों के आंखों में दिखाई पड़ने लगे हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? हालांकि यह जो हम लोग सुन रहे हैं कि पहले वहाँ की वातावरण, वहाँ की प्रदूषण जो इतनी बढ़ रहा था, पर आज वे एक आश्चर्य की बात है कि आज उसमें बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। इस गांव का कायापलट करने में एक व्यक्ति का अथक परिश्रम जुड़ा हुआ है। कहने की जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि उस गांव की कायापलट यानी वहाँ की जो परिस्थिति थी, वहाँ का जो सिचुएशन था, उन पर कंट्रोल कैसे आया, किसके कारण आया और कब आया, यह हम इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि वहाँ की कायापलट किस प्रकार हुआ। तो कहने की इस गांव यानी कौन सी गांव? पिपलांतरी गांव। पिपलांतरी गांव का कायापलट करने में जो एक व्यक्ति का जो भूमिका रही है, जो परिश्रम उन्होंने किया है, वह व्यक्ति कौन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। जिस व्यक्ति के कारण उस गांव यानी पिपलांतरी जो एक आदर्श गांव के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, उस गांव के
परिवर्तन, उनकी काया पलट करने में जिस व्यक्ति का बहुत प्रमुख हाथ है, जिन्होंने बहुत परिश्रम से उन्होंने इस गांव को जो एक सुंदर बनाया है, हमारे नज़रों में आकर्षित किया है, उस व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। क्वेश्चन आ सकता है कि इस गांव पिपलांतरी गांव को एक आदर्श गांव बनाने में कौन सी व्यक्ति का हाथ था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांतरी गांव को बड़ा ही सुंदर रूप प्रदान किया है। कह रहे हैं कि श्याम सुंदर पालीवाल ने इस पिपलांतरी जो गांव है उसको बड़ा ही एक सुंदर रूप, यानी पहले उसका जो रूप पहले सुंदर थे, लेकिन बीच में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आने के कारण, जो संगमरमर के पत्थर के खोने के कारण, वहाँ के पेड़ पौधों को काटने के कारण, वहाँ के पानी की प्रदूषित करने के कारण वहाँ की जो स्थिति खराब हो गई थी, तब से अभी का जो हाल है वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही समृद्धि है और बहुत ही सुंदर लोगों की नज़रों से आकर्षित किए जाते हैं। उस गांव को सुंदर बनाने में यही श्याम सुंदर पालीवाल जी का हाथ है। उन्होंने ही इस गांव को एक सुंदर रूप प्रदान किया है। संसार के विभिन्न भागों से हर साल बड़ी संख्या में लोग इस गांव को देखने आते हैं। कह रहे हैं कि संसार, यानी संसार मीन्स, संसार का मतलब है पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व से जो लोग, कभी कभी एजुकेशनल टूर होता है, कभी कभी लोग टूरिस्ट जो होते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चाइना, बड़े बड़े शहरों से, वे सब आते हैं इस गांव को देखने के लिए। तो कह रहे हैं कि संसार के विभिन्न भागों से, यानी संसार के विभिन्न स्टेट से, कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं उसको देखने के लिए। सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि हमारे भारतवर्ष में भी जो बाकी शहर है, बाकी जो स्टेट्स हैं, है ना, वहाँ से भी लोग आते हैं उस गांव को देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गांव में जिसके कारण उस गांव पूरे विश्व में ही विख्यात माना जाता है। तो लोग वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। उनमें कुछ सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं, उसमें से सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कुछ जो सरकारी व्यक्ति होते हैं वे भी उसका देखभाल करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, वे लोग वहीं पर जाते हैं घूमने के लिए। पिपलांतरी गांव की सफलता एवं कार्यकलापों से जुड़ी जानकारियों को डेनमार्क की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जैसे कि बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारी जो अंबर भाग 1 जो पुस्तक है उसमें जो पाठ संख्या 18, यह पिपलांतरी एक आदर्श गांव जो ज्योति प्रसाद बुढ़ागोहाई जी ने यहाँ पर हमारे शिक्षा के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए यह जो पाठ यहाँ पर संकलित किया गया है, यह पाठ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हमारे असम में ही नहीं बल्कि इंडिया में ही नहीं बल्कि डेनमार्क जो कि एक फॉरेन कंट्री है, वे विदेश में भी पाठ्यक्रम का विषय सूची यानी वहाँ पर कंटेंट में उसको रखा गया है। यह पाठ वे पढ़ते हैं, हालांकि हम अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि डेनमार्क के प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में यह पाठ शामिल किया गया है, वे भी पढ़ते हैं इस पाठ को। तो सोचो, यह पिपलांतरी जो एक आदर्श गांव जो पाठ है या वे जो गांव है वे कितने विख्यात होंगे। इसलिए तो डेनमार्क जैसे कंट्री ने अपने पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को संकलित किया है। इससे वहाँ के विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। कह रहे हैं कि डेनमार्क के जो मंत्री हैं वे चाहते हैं कि इस पाठ यानी ऐसे गांव के बारे में जानकर, ऐसे गांव के बारे में वे ज्ञान प्राप्त करके वे शिक्षा प्राप्त करेंगे, है ना। थैंक यू।